पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। Good morning, Bachcha Party. Welcome to MH Institute, and today we are going to start our science lecture number 9 of Unit 1, Matter in our surroundings for class 9th. So let's start here. इससे पहले बेटा प्रीवियस लेक्चर को रेज्यूम करते हैं, देखते हैं हमने लास्ट लेक्चर 8 में क्या स्टडी किया था। हमने देखा था फ्यूज़न के बारे में और मेल्टिंग बॉइलिंग के बारे में। मैंने आपको बताया था मेल्टिंग बॉइलिंग क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिसपे वाटर बॉयल होता है, वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिससे में वाटर जो है वो सॉलिड से लिक्विड फेस में कन्वर्ट होता है, मीन्स आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन तो आपको पता है कि जैसे कैम्फर है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नफ्थलीन बॉल्स हैं वो सब्लिमेशन का एग्जांपल है। तो सब्लिमेशन इज सिंपल सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो जाता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है बेटा, फाइन। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री आइस से वाटर में चेंज होती है। यहाँ पे लेटेंट हीट, बेटा लेटेंट इज ए हिडन हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ फेस ऑफ मैटर इनटू अनदर फेस ऑफ मैटर। अगर आप वाटर से आइस में चेंज करोगे, ठीक है, अगर आप आइस को वाटर में चेंज करोगे तो कुछ लेटेंट हीट की रिक्वायर्ड है। अगर वाटर को वेपर में चेंज करेंगे तो कुछ हीट की रिक्वायर्ड है। इसी हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट।
ठीक है बेटा, ये एक हिडन हीट होती है और ये जो लेटेंट हीट है वो टू टाइप्स की हीट होती है। टू टाइप्स की हीट होती है। सबसे पहला देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट्स ए हिडन हीट विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, टेम्परेचर विल नॉट चेंज हियर। ओके, लेटेंट हीट पे क्या होगा बेटा, एक फेज दूसरे फेज में कन्वर्ट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कुछ हीट रिक्वायर्ड होगी, वही रिक्वायर्ड हिडन हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। उसी रिक्वायर्ड हिडन हीट को क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट। ठीक है, फाइन, बस ये ध्यान रखना है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वो हिडन हीट होगी रिक्वायर फॉर व्हाट, चेंज वन फेज ऑफ मैटर इनटू अनदर फेज ऑफ मैटर। क्लियर? एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ हिडन हीट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मीन्स यहाँ पे मेल्टिंग। ठीक है बेटा, मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो किस टेम्परेचर पे होगी, 0 डिग्री पे, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 100 पे। सिंपल। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये वाला जो है 0 से लेके यहाँ तक, 0 से लेके और यहाँ तक जो है ये किस पे है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और जब ये हम यहाँ से आए हैं 100 से जो हुई है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। तो बस आपको एक नाम याद अच्छे से कर लेना ताकि आप अच्छे से गेट कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या करती है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या करती है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करती है। एट 100 डिग्री लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एट 0 डिग्री लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मीन्स मेल्टिंग। ठीक है बेटा, फाइन। फिर इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर पता ही है आपको, सॉलिड को थोड़ा हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को हीट करेंगे गैसेस में चेंज होगा। ऐसे गैसेस को थोड़ा कूल करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को और भी कूल करेंगे तो सॉलिड में चेंज होगा। ठीक है बेटा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास गैस है और उसमें वो पिस्टन में आपने फिक्स की हुई है, अगर आप थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो वो गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो सॉलिड में भी चेंज हो सकती है। ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर होते हैं, एलपीजी के सिलेंडर होते हैं, तो उसमें गैस होती है लेकिन उसमें वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो गैस जो है लिक्विड की फॉर्म में होती है। जो एलपीजी गैस है वो लिक्विड की फॉर्म में होती है। ठीक है बेटा। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 9 है मे बी आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। देखो बेटा, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आपको माइंड में भी आता होगा, इवेपोरेशन क्या है, बॉइलिंग क्या है, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर से बात कर रहे हैं इवेपोरेशन के बारे में। बेटा इवेपोरेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैस स्टेट। जब भी लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। आपने वाटर साइकिल भी पढ़ा है 4th 5th 6th क्लास में, 7th 8th में आ गए, 9th में आ गए हो, तो वाटर साइकिल में भी वहाँ पे इवेपोरेशन हम बचपन से समझते हैं क्या होता है। ठीक है। जैसे ही सनलाइट आती है और जो वाटर होता है हमारे सरफेस पे वो हीट से इवेपोरेट होता रहता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। और बेटा बॉइलिंग में भी क्या होता है, बॉइलिंग में भी जो वाटर होता है वो बॉयल होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग लगभग सेम जैसे फील होते हैं लेकिन कुछ डिफरेंस है इनमें। वो डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला बेटा, दोनों के लिए एक कांस्टेंट चीज चाहिए होती है, एक बिल्कुल फिक्स चाहिए होता है, ये पक्का दोनों के लिए काम करेगा, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी होगा और बॉइलिंग भी होगा, लेकिन इवेपोरेशन कब होगा और बॉइलिंग कब होगा ये देखते हैं। बेटा ध्यान से समझना, ठीक। क्या हुआ, ये टेम्परेचर 0 डिग्री है यहाँ पे। अब टेम्परेचर को हमने धीरे धीरे बढ़ाया, टेम्परेचर आ गया 45, फिर 50। तो क्या होगा बेटा, जो वाटर है हमारी ग्राउंड पे, जो वाटर है वो, ये वाटर है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सन है, ओके।
वो धीरे धीरे वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा इस टेम्परेचर पे, मीन्स एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपने देखा है कभी कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे आसपास पानी भर जाता है, लेकिन एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी वाली धूप निकलती है तो पानी धीरे धीरे कम हो जाता है, 1-2 दिन के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा वो कुछ पानी तो ग्राउंड में चला जाता है और जो पानी एक्सेस में बचता है वो इवेपोरेट हो जाता है हीट से। जैसे ही हीट होती है धूप में वो इवेपोरेट हो जाता है। तो बेटा इवेपोरेट तो होना शुरू हो गया ना, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है, इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू हो गया तो हम कह सकते हैं कि बेटा टेम्परेचर बढ़ने पे इवेपोरेशन होता है। अगर टेम्परेचर 40 से थोड़ा सा भी बढ़ता है फिर इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक, तो बेटा इवेपोरेशन जो होता है ना वो 0 से 100 के बीच में इवेपोरेशन शुरू होता है। ठीक है, इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग, बेटा बॉइलिंग जो टर्म है वो तब यूज की जाती है जब वाटर का जो टेम्परेचर है वो एग्जैक्ट 100 डिग्री पहुंच जाए। एग्जैक्ट 100 डिग्री पहुंच जाए तो बॉइलिंग होती है। हम वाटर पैन में रखते हैं और स्टोव जलाते हैं, अपना गैस जलाते हैं, तो उसके बाद जब उसका टेम्परेचर 100 पहुंच जाता है तो पूरे उसमें क्या होती है, स्टीम चलने लगती है। पूरे वाटर में, पूरे पैन में स्टीम चलने लगती है वाटर की और बहुत गर्म हो जाता है, उबलने लगता है। बॉइलिंग मीन्स उबलना, तो उबलने लगता है। वो कौन किस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होता है? वो 100 पे होता है। एग्जैक्ट 100 पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, फाइन। 100 टेम्परेचर पे बोलते हैं कि वाटर बॉईल हो रहा है। ठीक, अगर 100 से कम है तो उसको बोलेंगे इवेपोरेशन। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, दोनों ही लगभग सेम फील होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, मीन्स वाटर किस में चेंज हो रहा है? वेपर में। वाटर वेपर में चेंज हो रहा है। बस दोनों में फर्क क्या है, ये 0 से 100 के बीच में अगर कंसीडर करेंगे तो वो इवेपोरेशन होगा। एट 100 डिग्री, पर्टिकुलर 100 डिग्री, उसको बॉइलिंग बोलेंगे। ठीक है बेटा, उसको बॉइलिंग बोलेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस दिस इज। ठीक है, दोनों पे यही काम होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है और टेम्परेचर बढ़ाने पे ही इवेपोरेशन होगा और टेम्परेचर बढ़ाने पे ही बॉइलिंग होगी। ठीक है बेटा, तो एक तो ये डिफरेंस पता चला, 0 से 100 के बीच में इवेपोरेशन होगा और एट 100 डिग्री पर्टिकुलर इट विल बी बॉइलिंग। अदर जो डिफरेंस होता है बेटा, इवेपोरेशन, ध्यान से देखिएगा। सपोज करो ये सी है या रिवर कह सकते हो, तो ये वाटर है इसमें। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ, सन है, यहाँ पे सन है। ठीक, ऐसे सन रेज यहाँ पे पड़ रही हैं, तो सन रेज से क्या होगा बेटा, ये वाला जो वाटर होगा वो गर्म होगा, धीरे धीरे हीट होगा। सन से ऊपर का पानी हीट होगा और हीट होके ये वाला जो वाटर है, ये वाली वाटर, ये धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। इसका इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा। अब ये वाला वाटर चला गया, उसके बाद ये चला गया, तो अब किसकी बारी है? इसकी बारी है। ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला पार्ट। तो अब क्या होगा, फिर ये वाला गर्म होगा और अब फिर ये वाला ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद बेटा ये सब चला गया, इसके बाद इसकी बारी। इसके बाद इस सरफेस पे जो वाटर है, ये वाला सरफेस वाटर का, ये गर्म होगा और यहाँ का वाटर का इवेपोरेशन हो जाएगा। उसके बाद दूसरे की बारी आएगी। समझ, दैट मीन्स एक सरफेस के बाद दूसरी सरफेस, उसके बाद दूसरी सरफेस, उसके बाद दूसरी सरफेस। तो बेटा सबसे पहले ये सरफेस का इवेपोरेशन हुआ, उसके बाद इस सरफेस का इवेपोरेशन, उसके बाद इसके बाद। ठीक है, फाइन। अब ये तो था इवेपोरेशन, ऐसे हुआ, एक सरफेस का इवेपोरेशन हो गया, उसके बाद दूसरी सरफेस की बारी, इसके बाद तीसरी सरफेस की बारी। ठीक है, अब आते हैं बॉइलिंग पे। बेटा बॉइलिंग में ये वाटर है, ये वाटर है और आपने इसके नीचे गैस जला रखा है। ठीक है, आपके इसने नीचे गैस जला रखा है, स्टोव है ये। तो क्या होगा, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। क्या बनने शुरू हो जाएंगे? बबल्स और स्टीम, बहुत तेज उबलने लगेगा, ये आवाज़ आने लगती है बहुत अच्छी खासी। ओके, एट 100 डिग्री पे तो पूरा वाटर उबलने लगेगा, पूरा वाटर मूवमेंट करेंगे सारे पार्टिकल्स, क्योंकि बेटा टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं
जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसके पार्टिकल मूवमेंट करना शुरू करेंगे, तो स्टीम बनती है और स्टीम चलती है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है बॉइलिंग में। तो बेटा बॉइलिंग जो हो रही है वो कंप्लीट वाटर की हो रही है, पूरा बल्क में हो रही है, और इवेपोरेशन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, सरफेस का हो रहा है। किसका हो रहा है, सरफेस का। तो बेटा यहीं से डिफरेंस पता चलता है। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन है बेटा सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना। फिनोमेना का मीन्स एक जी कोई इवेंट है जिसे जो सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना, मीन्स ये तो सरफेस पे होता है। लेकिन जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग है बेटा पूरे पूरे वेसल के अंदर हो रही है, पूरे पैन के अंदर हो रही है, पूरे पानी में हो रही है, बल्क में हो रही है। बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना, बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना, ठीक है बेटा, बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना, ठीक है बेटा। तो आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? इवेपोरेशन takes place between 0 and 100 degree centigrade, but boiling takes place at 100 degree centigrade. Evaporation is a surface phenomena and boiling is a bulk phenomena. चलो बेटा लिखते हैं। So evaporation and boiling. Evaporation, boiling. It takes place when temperature of atmosphere is between 0 and 100, ठीक है। धीरे धीरे जैसे इंक्रीज होगा ऐसे ही इवेपोरेशन का रेट बढ़ता जाएगा। सेकंड, इसमें बेटा क्या आएगा फर्स्ट पॉइंट, इट टेक्स प्लेस व्हेन टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। सेकंड, evaporation is a surface phenomena, ठीक है बेटा। और इसमें बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना का मीन्स पूरे के पूरे वाटर पे होगी और ये सरफेस पे होगी, इज ए बल्क फिनोमिना, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर, ओके। दोनों में क्या होगा बेटा, यहाँ पे दोनों में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ही होते हैं, और लिक्विड गैस में ही चेंज होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये इस टेम्परेचर पे कंसिडर होगा और ये इस टेम्परेचर पे कंसिडर होगा। ये सरफेस फिनोमिना और ये बल्क फिनोमिना है, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जी मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका इफेक्ट किस पे होता है, काइनेटिक एनर्जी पे, ओके, काइनेटिक एनर्जी पे। दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। और काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, जो मोशन करता है, तो उनमें मोशन इंक्रीज हो जाएगा, मोशन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो बेटा यहीं से एक टर्म आती है और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से एक इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट, उसको बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट।
कूलिंग इफेक्ट। ये कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जानते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे बेसिकली जो पूछे जाते हैं। इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है, बेटा ध्यान से समझिएगा। ओके, इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है। देखो बेटा, एक ये ऑब्जेक्ट है O1, एक ये ऑब्जेक्ट है O2, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर हाई है और इसका टेम्परेचर लो है। तो बेटा फिजिक्स में एक लो है, कैलोरीमेट्रिक लो, ठीक है। उसको जानने की ज़्यादा नीड नहीं है, बस आप समझ लीजिए। बेटा कभी भी दो ऑब्जेक्ट हैं और एक का टेम्परेचर हाई है और एक का टेम्परेचर लो है, तो पता है हीट, बेटा इसमें हीट होगी ना, हाई टेम्परेचर वाले में हीट होगी। ओके, हीट तो दोनों में होगी, लेकिन इसमें हीट ज़्यादा होगी और इसमें हीट कम होगी। हीट इसमें हाई क्वांटिटी में होगी और इसमें लो क्वांटिटी में होगी। ओके, तो जो एनर्जी चलती है वो हाई से लो की तरफ चलती है, हमेशा हाई से लो की तरफ चलती है, हाई से लो की तरफ चलती है। ओके, हीट हाई से लो की तरफ चलती है। तो बेटा इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलती है। हाई टेम्परेचर से कहाँ पे चलती है? लो टेम्परेचर की तरफ, लो टेम्परेचर की तरफ चलेगी। ठीक है बेटा, बस इतना याद रखना है। पूरी फिजिक्स में, पूरी साइंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलेगी। ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखते हैं ये इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट कैसे लेता है। सपोज करो आपको स्वेट फील हो रहा है। स्वेट मीन्स गर्मी में जो आपको पसीना आ रहा है, ठीक। तो जो आपकी बॉडी है उसको गर्मी लग रही है, मीन्स उसमें हीट हाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बॉडी में कैसी है? हीट हाई है या उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी का। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया बॉडी, उसमें स्वेट फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आपकी बॉडी की हीट बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है। तभी बेटा यहाँ से क्या आई? ठंडी ठंडी हवा आई इस साइड से। ओके, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेटा ये क्या हुआ? इसका तो टेम्परेचर, कोल्ड विंड, इसका तो टेम्परेचर बहुत हाई है और ये कोल्ड विंड है, इसका टेम्परेचर कैसा है? कम है, इसका लो टेम्परेचर है। तो अब एक बात बताओ बेटा, जब ये बॉडी से हवा टकराएगी तो ये इससे कांटेक्ट में आएगा, और जब कांटेक्ट में आएगा तो ये तो हो गया हाई हीट का ऑब्जेक्ट या हाई टेम्परेचर का आपकी बॉडी, और ये जो कोल्ड विंड है ये कैसा हो गया? लो टेम्परेचर। तो बेटा जी ये हाई टेम्परेचर किसकी तरफ जाएगा फिर? ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ। तो लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ होगा तो इसका भी टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो आपको कैसा फील होगा? जब हवा आएगी और आपकी बॉडी से टच होगी वो, तो आपको कूलिंग फील होगी। आपको क्या होगी? कूलिंग फील होगी। आपको कूलिंग फील होगी। वो कूलिंग क्यों फील होगी? क्योंकि जो आपका हाई टेम्परेचर था वो किस साइड ट्रांसफ़र हो गया? लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ। तो आपका भी टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है बेटा, पहला तो ये। और दूसरा, जो आपको बॉडी में जो स्वेट फील हो रहा था, पसीना था वो आपका, ठीक है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और जब हवा उसके कांटेक्ट में आई तो वो जो आपका स्वेट है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया? वो विंड की तरफ, एयर में ट्रांसफ़र हो गया। और जब वो विंड, जो वो स्वेट आपकी बॉडी से यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो उसका क्या हो जाएगा? वो एयर में डिजोल्व हो गया, मीन्स स्वेट का क्या हो गया? इवेपोरेशन हो गया। स्वेट का क्या हो गया बेटा? इवेपोरेशन हो गया।
स्वेट का इवेपोरेशन हो गया, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र हो गया, और क्या फील हुआ, हमें कूलिंग फील हुई। सही है बेटा। सो स्वेट का क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, और कौन सा इफेक्ट हुआ, कूलिंग इफेक्ट। समझ गए, ठीक है। इन शॉर्ट लेके आते हैं बेटा, शॉर्ट में बात करते हैं। इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और जब इवेपोरेशन होगा स्वेट का तो कौन सा इफेक्ट देगा, ये कूलिंग इफेक्ट देगा। ठीक है बेटा। और सिर्फ स्वेट का नहीं, कभी भी इवेपोरेशन होता है तो वहां से कूलिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट। इसके लिए हम अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, पर आपको समझ आ गया होगा कैसे। एक और एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। जैसे ये आपके हैंड है और ये सैनिटाइजर है। क्या है, सैनिटाइजर। तो बेटा आपके हाथ का थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सैनिटाइजर थोड़ा ठंडा ठंडा सा होता है। क्लियर। तो जब भी आप अपने हैंड पे सैनिटाइजर लगाते हैं, जब भी आप हैंड पे सैनिटाइजर लगाते हैं ऐसे और रब करते हैं, तो जो आपके हाथ की हीट है वो सैनिटाइजर में चली जाती है, वो सैनिटाइजर में चली जाती है। और सैनिटाइजर क्या है, सैनिटाइजर में तो अल्कोहल होता है, वो तो इवेपोरेट हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। और हाथ की हीट कहाँ चली गई है, सैनिटाइजर में, तो हमें फिर हाथ ठंडे ठंडे फील होते हैं। कौन सा इफेक्ट हुआ, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा जी, कौन सा इफेक्ट हुआ, कूलिंग इफेक्ट। समझ गए ना। तो जो सैनिटाइजर है हमने हाथ पे लगाया और बाद में वो इवेपोरेट हो गया हमारे हाथ से, तो कौन सा इफेक्ट हुआ, कूलिंग इफेक्ट। ओके। तो हमेशा इवेपोरेशन किसके साथ कनेक्ट करेगा, कूलिंग इफेक्ट के साथ। तो आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा। चलिए वापस आते हैं। तो हम इवेपोरेशन के बारे में बात कर रहे थे बेटा। देयर आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर। बेटा जी टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर 30 होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। सिंपल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है विंड। ओके, नेक्स्ट विंड। बेटा विंड, अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी कम होगा। सॉरी, अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, और विंड स्पीड अगर कम होगी तो इवेपोरेशन भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जब कपड़े धोने के बाद ऊपर डालते हैं और बहुत ना के बराबर हवा चलती है, ना के बराबर हवा चलती है, तो हमारे कपड़े सूख नहीं पाते हैं अच्छे से। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि बेटा जो कपड़ों में जो पानी है उसका इवेपोरेशन नहीं होता, क्योंकि हवा तो बिल्कुल चल ही नहीं रही है, विंड की कोई स्पीड ही नहीं है। तो विंड की स्पीड बहुत स्लो है तो वाटर का इवेपोरेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब विंड स्पीड पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। अगर विंड स्पीड बहुत लो होगी तो इवेपोरेशन भी बहुत लो होगा, इसलिए कपड़े नहीं सूख पाते हैं। अगर बहुत तेज हवा चलेगी तो कपड़े 1 घंटे में सूख जाएंगे। सिंपल। क्योंकि बेटा जो पानी का इवेपोरेशन है उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पानी कपड़ों से निकल गया, इवेपोरेट हो गया, इसका मतलब कपड़े सूख गए। सिंपल। साइंस में तो इवेपोरेशन। ठीक है बेटा, क्लियर। सो अगर विंड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, और विंड स्पीड कम होगी तो इवेपोरेशन भी बहुत कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। बेटा क्या करना, आप एक पानी को एक बाउल में रखना। सपोज करो आपने लिया 100 ग्राम पानी, आप इस पानी को एक बाउल में रखना और इसी 100 ग्राम पानी को बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे ऐसे डाल देना, अपने ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर, लेकिन नीचे नहीं, ऊपर। ठीक, सनलाइट में। तो आप देखोगे कि ये वाला पानी बहुत कम इवेपोरेट हुआ और ये वाला पानी बहुत ज़्यादा इवेपोरेट हुआ। ओके, वाई? बेटा पानी तो उतना ही था, फिर ये क्यों आया? क्योंकि बेटा इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। तो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, तो बेटा वही दिखाया कि ये बाउल है, एक ही ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, तो ये ज़्यादा इवेपोरेट होगा, ये वाला पानी। क्योंकि इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। जिसका सरफेस एरिया देखो बेटा, यहाँ पे एरिया बहुत कम है, यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है,
तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा वहीं पे इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, वहीं पे इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। समझ आए? ठीक है बेटा। अगर आपका पानी किसी बाउल में है और वही पानी रिवर में है तो रिवर में से बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, बाउल में बहुत कम होगा, क्योंकि रिवर में जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है बेटा, 3 पार्ट हो गए, टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड एक्सपोज सरफेस एरिया। टेम्परेचर बढ़ाओगे इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ाओगे इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ाओगे इवेपोरेशन बढ़ेगा। क्लियर? बट ह्यूमिडिटी इज अपोजिट टू ऑल 3। वाई एंड हाउ देखते हैं बेटा। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में वाटर की क्वांटिटी। एटमॉस्फेयर, ओके, वाटर इन एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना, तो बहुत ह्यूमिडिटी है, मतलब थोड़ा पानी पानी चिपचिपा सा फील हो रहा है, तो मतलब वो वाटर जो कंटेंट है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो बेटा जब भी आपने देखा होगा बारिश के मौसम में अगर हम कपड़े डालते हैं ऊपर रूफ पे तो वो बारिश के मौसम में नहीं सूखते हैं। वाई? क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन बहुत कम होता है। अगर बारिश का मौसम ना हो, बिल्कुल साफ मौसम हो, पानी बिल्कुल भी ना हो रेन के फॉर्म में, और अच्छे से धूप निकली हो, तो ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, और ह्यूमिडिटी कम होती है तो बहुत अच्छा इवेपोरेशन होता है। समझे बच्चा पार्टी? ओके, सो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम है। सिंपल, जस्ट रिवर्स। ठीक है बेटा। और यही कारण है कि बारिश में जब हम कपड़े ऊपर डालते हैं तो कपड़े सूख नहीं पाते हैं, जबकि अगर बढ़िया से मौसम साफ हो, धूप निकली हुई हो, तो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि बारिश में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो कपड़े सूखते नहीं है, और धूप में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है तो कपड़े बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। ठीक है बेटा, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन के आंसर आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट से देने होते हैं। ठीक है बेटा, आई होप इट इज़ क्लियर राइट नाउ। ओके बेटा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टेम्परेचर, विंड स्पीड और एक्सपोज सरफेस एरिया, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल होंगे इवेपोरेशन के। अगर ये तीनों बढ़ेंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, बट ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। ठीक है बेटा, फाइन। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हीं फैक्टर्स पे बेस्ड। वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? बेटा हम समर में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? स्वेटर क्यों नहीं पहनते हैं? जैकेट क्यों नहीं पहनते हैं? कभी सोचा आपने? कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? बेटा कॉटन क्लॉथ्स इसलिए पहनते हैं समर में, क्योंकि समर में हमें लगती है बहुत अच्छी क्वालिटी वाली गर्मी, और कॉटन क्लॉथ्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो जो दिखते नहीं है, जब आप अच्छे से स्ट्रेच करोगे तो पोर्स दिखाई देंगे आपको। छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनमें, और जो हमारा स्वेट है वो इन पोर्स में आ जाता है। जो स्वेट है हमारा वो इन पोर्स में आ जाता है, और इन पोर्स से वो स्वेट जब भी, और इन पोर्स से हमारा जो स्वेट है विद द हेल्प ऑफ दीज पोर्स वो इवेपोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है बेटा, फाइन, वो इवेपोरेट हो जाता है। क्लियर? वो इवेपोरेट हो जाता है। सो कॉटन क्लोथ्स आर गुड एब्जॉर्बर। किसको एब्जॉर्ब करते हैं? स्वेट को। गुड एब्जॉर्बर, गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। ठीक, क्योंकि बेटा ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कॉटन क्लॉथ है तो इससे स्वेट इवेपोरेट हो जाता है। क्लियर? तो ये रीजन है कि हम समर में कॉटन क्लॉथ्स वेयर करते हैं। नेक्स्ट, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? देखो बेटा यहां देखो, ये है गैस, और ये है बिल्कुल एकदम चिल्ड, ये मैंने बनाई हुई है, ये बिल्कुल एक ओके कोल्ड ड्रिंक की बोतल है या कुछ भी, आप बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल है यहाँ पे टेम्परेचर। ओके, ओके,
सो वाई डू वी सी ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? तो बेटा इस बोतल में क्या है? आइस कोल्ड वाटर है। तो ये इस पे बाहर सरफेस पे वाटर क्यों आ जाता है? आपने भी कभी देखा होगा जब भी आप फ्रिज से वाटर की बोतल या सॉफ्ट ड्रिंक कुछ भी निकालते हैं तो उसके आउटर सरफेस पे वाटर लगा होता है, ऐसे ड्रॉप्स बनी होती हैं, वाटर की ड्रॉप्स आ जाती हैं। वाई? बेटा ऐसा इसलिए होता है, इसका टेम्परेचर कैसा है? इसका टेम्परेचर है लो टेम्परेचर। ओके, लो टेम्परेचर। और जो एयर है हमारे आसपास उसका टेम्परेचर, क्योंकि हमारे फ्रिज के बाहर तो अच्छा खासा बढ़िया टेम्परेचर रहता है, ठीक है, मतलब गर्मी लगती है तो हाई टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर। तो जब भी वो बेटा गैस हैं, हाई टेम्परेचर की गैसेस इस आइस से कांटेक्ट में आएंगी तो वो जो गैस है वो जब आइस के कांटेक्ट में आएगी वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है, ठीक है, वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। दैट मीन्स हाई टेम्परेचर एयर reacts with ice, इसका टेम्परेचर कैसा है? लो टेम्परेचर। एंड कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है बेटा, जो हाई टेम्परेचर की गैस है वो आइस के कांटेक्ट में आके ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी भी एनर्जी चलती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलेगी। और यहाँ पे जो गैस है या एयर है वो जब आइस से टकराई तो वो वाटर बन जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, वाई पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और ओपन ग्राउंड ऑन ए हॉट सनी डे? बेटा यहाँ पे क्या होता है, जब भी कभी गर्मी होती है तो लोग छतों पे, अपनी छत पे, रूफ पे पानी स्प्रिंकल करते हैं जिससे कि उन्हें की छत थोड़ी ठंडी हो जाए और उनको थोड़ा रिलीफ मिले गर्मी से। ओके, तो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे ऐसा काम किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? अब आप देखो, सारे दिन इस छत पे धूप पड़ी तो ये छत कैसी हो गई? हॉट हो गई, बिल्कुल हॉट। तो इसका सरफेस एरिया कैसा रहेगा? हॉट होगा, हॉट सरफेस। हॉट सरफेस मीन्स हाई टेम्परेचर, है ना बेटा, हाई टेम्परेचर। अब क्या हुआ, हॉट सरफेस है, इसका हाई टेम्परेचर है, और आप कभी अपनी छत पे भी गए हो दोपहर में, बिल्कुल नून में, तो पैर भी नहीं रखा जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, उसका बहुत गर्म होती है, ठीक है। लेकिन शाम को वहाँ पे पानी छिड़कते हैं। वाई? क्योंकि अब देखो बेटा, ये हॉट सरफेस है, अब इस पर पानी छिड़क दिया, पानी हो गया, पानी पानी ऐसा ही है, पाइप से पानी स्प्रिंकल कर दिया। पानी का कैसा टेम्परेचर है? वाटर, वाटर का कैसा टेम्परेचर है? वाटर का है बेटा लो टेम्परेचर, वाटर का है लो टेम्परेचर। अभी वाटर का लो टेम्परेचर है तो बेटा क्या होगा, जो हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर, तो वो जो हीट है इस रूफ का तो है हाई टेम्परेचर और वाटर का है लो टेम्परेचर। जब पानी इसके कांटेक्ट में आएगा तो एनर्जी कहाँ से चलेगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलेगी। ठीक है बेटा, फाइन। और क्या होगा यहाँ पे? इवेपोरेशन होगा। वाटर का क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन। थोड़ी देर के बाद पानी सूख जाएगा, मीन्स वाटर का इवेपोरेशन होगा। और इवेपोरेशन जब होगा वाटर का तो वो कैसा इफेक्ट देगा? वो देगा बेटा जी कूलिंग इफेक्ट, वो देगा आपको कूलिंग इफेक्ट। समझ आया? इसीलिए जब भी गर्मी का मौसम होता है शाम को रूफ पे वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि वहाँ से थोड़ी गर्मी कम हो जाए, क्योंकि इवेपोरेशन जब होगा वाटर का तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, इससे थोड़ी सी गर्मी कम हो जाती है, जो हॉट सरफेस है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। समझ आया बेटा? ठीक है, क्लियर? सो वाई पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और ओपन ग्राउंड ऑन ए हॉट सनी डे? बिकॉज वाटर इवेपोरेट्स एंड इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट, while liquids like acetone, nail polish remover or alcohol placed on your palm gives you feeling of cooling। बेटा ये मैंने बिल्कुल सेम एग्जांपल जो सैनिटाइजर का एग्जांपल लिया था बेटा, ऐसे ही एक नेल पॉलिश जो गर्ल्स और वीमेन लोग लगाते हैं उसमें नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है, और एसीटोन में क्या होता है? अल्कोहल होता है, अल्कोहल। ओके, उसमें अल्कोहल होता है, और अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब एकदम से वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, वेपर फॉर्म में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, वो वोलेटाइल बोलते हैं इसको, ठीक है।
चलो देखते हैं। सो क्या होता है बेटा, जब भी नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं उसमें एसीटोन होता है और उसमें अल्कोहल होता है, ठीक है। तो ऐसे जैसे ही लगाते हैं उसको तो वो क्या हो जाता है, हमारी जो हैंड का जो टेम्परेचर है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि वो ठंडा होता है, वो उसमें ट्रांसफ़र होता है और वो बहुत जल्दी से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स उसका वेपराइजेशन हो जाता है। तो जब उसका वेपराइजेशन होता है तो हमें कैसा फीलिंग होगा, जब वेपराइजेशन का प्रोसेस आ गया यहाँ पे, वेपराइजेशन मीन्स इवेपोरेशन, वेपराइजेशन मीन्स इवेपोरेशन का प्रोसेस आ गया है यहाँ पे, तो इवेपोरेशन कौन सा इफेक्ट देगा, इवेपोरेशन देगा कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट देगा, ठीक है बेटा। इसलिए जो हमारी जो पाम है, जो हमारे हैंड है, वो हमें बिल्कुल कूलिंग इफेक्ट देते हैं, ठंडे ठंडे लगते हैं। तो नेल पॉलिश रिमूवर है, अल्कोहल है, ठीक है बेटा, सैनिटाइजर में भी अल्कोहल ही यूज होता है, तो वो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। समझ गए? एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, ये हमारा हैंड है, ये हमारा नेल पॉलिश रिमूवर है, ठीक है बेटा। हमारा जो हाथ है नॉर्मल, इसका थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रहेगा, इसका टेम्परेचर लो टेम्परेचर रहेगा। तो जब भी कांटेक्ट में आएंगे तो हाई टेम्परेचर कहाँ चलेगा, लो टेम्परेचर की तरफ चलेगा। मीन्स हमारे हाथ का जो टेम्परेचर था वो कहाँ पे पहुंच गया, नेल पॉलिश रिमूवर जो लिक्विड है वो इसमें पहुंच गया, नेल पॉलिश रिमूवर में, ठीक है बेटा। और नेल पॉलिश रिमूवल कैसा होता है, ये होता है वोलेटाइल, तो वोलेटाइल होगा ये तो बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। अब जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा तो इवेपोरेशन एक प्यारा प्यारा सा इफेक्ट देता है, इसका नाम है कूलिंग इफेक्ट। तो अभी कूलिंग इफेक्ट किसको होगा, हमारे नाक को होगा, कान को, नाक को कान को नहीं होगा, हाथ पे लगाया ना तो हाथ पे कूलिंग होगी। सो आवर हैंड विल फील कूलिंग, बस समझो आप, ठीक है बेटा। लैंग्वेज बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस लैंग्वेज तो खुद भी बना दोगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, वाई वाटर कीप्स कूल इन द अर्थन पॉट, मटकी, ड्यूरिंग समर। बेटा अर्थन पॉट बोलते हैं मिट्टी की जो मटकी होती है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको अर्थन पॉट बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। तो आपने सुना होगा कि गर्मी के टाइम में मटके में पानी रखते हैं, मिट्टी के घड़े में पानी रखते हैं और वो ठंडा रहता है। बेटा मिट्टी के घड़े में पानी इसलिए ठंडा रहता है क्योंकि इनमें छोटे छोटे मिट्टी में पोर्स होते हैं, वो आपको लेंस से दिखने पे बहुत अच्छे दिखाई देंगे लेकिन वैसे नहीं दिखाई देते हैं बाय आइस, ठीक है। तो छोटे छोटे होल्स होते हैं और इन होल्स से क्या होता है, जो वाटर है, वाटर इवेपोरेट्स होता है, वाटर इवेपोरेट्स होता है इन होल्स से। और जब वाटर इवेपोरेट्स होगा, जब वाटर इवेपोरेट्स होगा, वाटर इवेपोरेट्स होता है, वाटर इवेपोरेट्स थ्रू टाइनी होल्स, थ्रू टाइनी पोर्स ऑफ अर्थन पॉट, अर्थन पॉट। अब बेटा एक बात बताओ, क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट्स हो रहा है, सो इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि बेटा जब भी इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट तो पक्का मिलेगा, साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ओके, ठीक है बेटा। तो इसलिए जो मटके का पानी होता है वो ठंडा होता है क्योंकि वाटर इवेपोरेट्स होता है पोर्स के थ्रू और वो हमें क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है बेटा जी, क्लियर। चलिए बेटा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो मेजरमेंट है, जो स्केल है, उनके बारे में बात करते हैं। बेटा पहला जो स्केल है वो है सेंटीग्रेड स्केल, फर्स्ट स्केल इज सेंटीग्रेड स्केल, नेक्स्ट स्केल इज केल्विन स्केल, ठीक है। तो ये दोनों स्केल हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, एक फ़ारेनहाइट भी होता है, पर अभी हम इनकी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। बेटा पहला है सेंटीग्रेड स्केल एंड नेक्स्ट इज केल्विन स्केल। तो सेंटीग्रेड स्केल, बेटा सेंटीग्रेड और केल्विन, ठीक। सबसे पहला जो टेम्परेचर 0 डिग्री, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सिंपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, जो नॉर्मली जो हम बात करते हैं, नॉर्मली वैसे सारे केसेस होते हैं लेकिन नॉर्मली बात कर रहे हैं 0 डिग्री और 100 डिग्री, 0 डिग्री और 100 डिग्री। बेटा सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या सेल्सियस।
तो 0 डिग्री और 100 डिग्री। बेटा 0 डिग्री होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 0 डिग्री क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और 100 डिग्री होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बेटा जो 0 होता है ना, 0 स्टार्टिंग से 0, वो केल्विन में होता है 273। बस ये याद रखना है, ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना। 0 जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 सेल्सियस, वो क्या होता है? 273 केल्विन, 273 केल्विन। 0 का भाई कौन है? 273। ये सेल्सियस में है और ये केल्विन में है 273। ठीक है, बस इतना ख्याल रखना है। तो 0 होता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग का मतलब मीन्स वाटर बर्फ बनता है जिस टेम्परेचर पे, उसको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं, जिस पे आइस बनता है। तो 0 डिग्री है वो टेम्परेचर, तो 0 डिग्री इक्वल 273 केल्विन। तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर हम सेल्सियस में देखें या सेंटीग्रेड में देखें तो 0 डिग्री, और केल्विन में देखें तो 273, केल्विन में देखें 273। ठीक है बेटा, इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट, जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल करता है, अभी तो बताया है मैंने, अभी तो बताया है, बॉईल करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस पे करता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे तो है 0, और 0 से कहाँ तक पहुँच गए हम? ट्रैवल करते 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 हम 0 से 100 पे पहुँच गए। बेटा कितना प्लस किया? 100 प्लस किया ना। अब ये था 0, ये था 273, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो 100 हो गया, मीन्स 100 प्लस कर रहे हैं, 100 आगे बढ़े, तो यहाँ पे भी हम 100 ही प्लस कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 373 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 373 हो जाएगा। सो 0 का भाई है 273, इसकी हेल्प से आप कुछ भी निकाल सकते हो, और अभी हम करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे अच्छे अच्छे। ठीक, तो 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन। ठीक है बेटा, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बस ये ध्यान रखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 273 केल्विन। ओके बेटा, एक होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब यहाँ पे 0 से नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है कि ये बिल्कुल सबसे कम लोवेस्ट टेम्परेचर है। टेम्परेचर आपने सुना होगा माइनस में भी चला जाता है, लेकिन -1, -2, -3, -4, -10 जरूर सुना होगा, लेकिन -273 बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है। ठीक है बेटा, पता भी नहीं होगा किसी का क्या बन जाएगा -273 में। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है, इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है। इट्स ए मिनिमम टेम्परेचर, इससे कम नहीं टेम्परेचर हो सकता है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है बेटा, हालांकि ये 273 -273 बहुत ही कम टेम्परेचर है। ओके, इतना तो कहीं भी नहीं मिलता है, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसको बनाया गया है कि इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। ठीक है, -273। अब बेटा देखो, -273 जीरो किसके इक्वल है? -0 है 273 के इक्वल। तो 0 से अब क्या आ गए हम? 0 से ट्रैवल करते करते कहाँ आ गए? -273। 0 से ट्रैवल करते करते -273 आ गए, तो कितना कम हुआ? -273 कम हुआ, तभी तो -273 आया। तो इससे भी क्या कर देंगे? -273 कम कर देंगे। तो बेटा ये तो पहले ही 273 था, इससे -273 हो गया, तो 0 केल्विन। तो बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में 0 केल्विन, केल्विन में 0 केल्विन। आई होप क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, फाइन। सेंटीग्रेड या सेल्सियस डिग्री सी, और यहाँ पे केल्विन, केल्विन का के होता है, केल्विन का के होता है। ठीक है बेटा, तो ये समझ आ गए। बस क्या याद रखना है, बार बार मैं बता रहा हूँ, 0 273। तो बेटा ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 273, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 100 373, एब्सोल्यूट जीरो -273 और 0। आई होप क्लियर है। ठीक है बेटा जी, फाइन। सो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। ठीक है बेटा, ये है सेल्सियस या फिर सेल्सियस एस है। ठीक है बेटा, यह सेंटीग्रेड, और ये है केल्विन। बस इतना ख्याल रखना। ओके, ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिवाइज करो, क्या सीखा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर
100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? एब्सोल्यूट जीरो जिससे कम हो ही नहीं सकता, जिससे कम हो ही नहीं सकता। तो ये कितना होता है? कितना होता है याद करो, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 0 केल्विन। ठीक है बेटा, फाइन, ओके। चलिए देखो बेटा, अब मैंने क्या बताया था आपको, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया होगा, उसको सेल्सियस में चेंज करो। कोई टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया होगा, केल्विन में चेंज करो। ये क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर को, सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से सेल्सियस में। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यूनिट्स। ठीक है बेटा, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यूनिट्स। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस एक प्यारा सा छोटा सा प्यारा प्यारा फॉर्मूला याद रखना है, केल्विन। बेटा केल्विन क्या होता है? केल्विन इक्वल 273, केल्विन इक्वल 273 प्लस सी, बस ये याद रखना है। K इक्वल 273 प्लस सी, इससे सारे के सारे प्रॉब्लम का पोस्टमार्टम हो जाएगा। ओके, K इक्वल 273 प्लस सी मीन्स केल्विन इक्वल 273 प्लस सेंटीग्रेड। तो अभी फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इस पे, और फटाफट से क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी भी कोई से भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। तो बेटा K का मीन्स है जो केल्विन वाला टेम्परेचर होगा वो तो K के प्लेस पे रखेंगे, और जो सेल्सियस वाला टेम्परेचर होगा वो सेल्सियस के प्लेस पे रखेंगे या सेंटीग्रेड के प्लेस पे रखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करें। तो K इक्वल 273 प्लस सी, K इक्वल 273 प्लस सी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। बेटा केल्विन में दिया हुआ है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला? हमारे पास प्यारा सा फॉर्मूला है 273 प्लस सी। केल्विन वाला टेम्परेचर दिया हुआ है ना, तो केल्विन का यहाँ पे रखो 293 इक्वल 273 प्लस सी। बेटा सी को सेपरेट करना है ना, तो 273 इधर माइनस का चला जाएगा, तो सी इक्वल 293 माइनस 273, और ये तो सबसे हार्ड है माइनस करना, तो है ना। तो क्या आएगा? सेल्सियस कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। कितना आ गया? 20। तो सेल्सियस कितना आ गया? 20 डिग्री। सो 293 केल्विन इक्वल 20 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर है ना। कितना आसान, सही है बेटा। बस ये याद होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। चलो इसको करते हैं। हमारे पास तो बस ये है। तो बेटा केल्विन में दिया है 470 इक्वल 273 प्लस सी। वही सेपरेट करो तो इधर माइनस में चला जाएगा, ये 470 माइनस 273। माइनस करना आपको आता है, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 7 नहीं जाएंगे, तो 16 माइनस 7 9 और 1। तो सेल्सियस कितना है? 190 डिग्री। सो 470 केल्विन इक्वल 197 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप, मुझे नहीं लगता किसी को समझ ना आया हो। सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है बेटा, फाइन। बस ये वाला मैजिक पता होना चाहिए, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, सभी कुछ मैं इसी से आपको कराऊंगा। ठीक है बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करना, कुछ भी टेम्परेचर आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर लोगे। कम टू द नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। इस बार सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन में पूछ रहा है, कुछ नहीं पता हमको, तो ये पता है बस सी। अभी सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है तो रख देते हैं 273 प्लस 25। अब इस बार प्लस कर दो, जो बोल रहा है वो कर दो, 358 729। तो केल्विन कितना आ गया? 298। दैट मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 298 केल्विन आंसर। ठीक है, और बेटा क्या है? K इक्वल 273 प्लस सी। सो सेल्सियस दिया हुआ है, बिल्कुल सेल्सियस रख दो। 336 77 14 2356। तो केल्विन क्या आ गया? ये तो 373
डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 646 केल्विन आंसर। ठीक है बेटा जी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पर उससे पहले जो आज हमने पढ़ा उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे चैप्टर को। लेक्चर नंबर 9 रिवीजन हेयर। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग किससे होती है? जब भी ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों वेरी करती हैं। और यहाँ पे एक कॉमन प्रोसेस होता है कि लिक्विड जो फेज है मैटर का वो गैस फेज में कन्वर्ट होता है, मीन्स वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग भी होगा, इवेपोरेशन भी होगा, और लिक्विड और गैस, लिक्विड फेज गैस फेज में चेंज होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा? इवेपोरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 0 एंड 100, बिटवीन 0 एंड 100, बट बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इवेपोरेशन जो है एक वो सरफेस फिनोमिना है और बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, पूरे के पूरे पैन में बॉइलिंग होती है और इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होती है। तो वही मैंने डिफरेंस आपको लिखवा दिया था। ठीक है बेटा जी, क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। ओके, तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसका जो मोशन है वो भी इंक्रीज होगा, और मोशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस दैट इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट? बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, एक का टेम्परेचर बहुत हाई है, एक का टेम्परेचर बहुत लो है, तो हमेशा जो एनर्जी फ्लो होगा, जो हीट फ्लो होगी वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाले की तरफ फ्लो होगी, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो बेटा वहां से हम क्या हो जाती है, वहां से हीट कम हो जाती है, और फिर क्या होता है? इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, एंड देन जब इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन ऑलवेज गिव कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन ऑलवेज गिव कूलिंग इफेक्ट। मैंने आपको ये एग्जांपल बताएं, जब भी हमें समर में स्वेट फील होता है तो क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, और जब भी ठंडी ठंडी हवा या पंखे की हवा, कूलर की हवा हमें लगती है तो वो हवा ठंडी होती है, और जब हमारी हीटिंग बॉडी वो विंड के कॉन्टेक्ट में आती है तो टेम्परेचर ट्रांसफर होता है, मीन्स हीट ट्रांसफर होती है हमारी बॉडी से विंड में, तो हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है, और विंड क्या हो जाती है? वो इवेपोरेट हो जाती है, वो हमारा जो स्वेट है वो एयर में डिजोल्व हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो हमें कैसा फील होता है? हमें कूल फील होता है। सेम ऐसे ही जब हम हाथ पे सैनिटाइजर लगाते हैं और रब करते हैं उसको, तो जो हमारे हाथ की जो हीट है वो सैनिटाइजर में ट्रांसफर हो जाती है, और सैनिटाइजर में क्या होता है? अल्कोहल, और वो होता है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल, और जब वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है तो वो उसका इवेपोरेशन हो जाता है, और इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। बेटा सबसे पहली बात, टेम्परेचर बढ़ाओगे इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड भी को इंक्रीज करोगे तो भी इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया को हम इंक्रीज करेंगे तो भी इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, ये तीनों तो प्रोपोर्शनल है बिल्कुल। टेम्परेचर ज़्यादा इवेपोरेशन ज़्यादा, टेम्परेचर कम इवेपोरेशन कम। ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो इवेपोरेशन नहीं होगा, अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम है इवेपोरेशन सबसे बेस्ट होगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है बेटा, बहुत डिटेल में बताया। वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? बेटा कॉटन क्लॉथ्स में पोर्स होते हैं, और उनके थ्रू जो स्वेट है वो एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद वो क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेशन गिव्स अस कूलिंग इफेक्ट। क्या होता है बेटा जब भी वाटर ड्रॉपलेट्स, जो आइस कोल्ड वाटर होता है उसके आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं? वाई? बिकॉज बेटा आइस जो है वो एक कूल है, और आसपास की जो गैस का टेम्परेचर है वो काफ़ी गर्म है। जब भी वो आइस से टकराती है वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर ड्रॉपलेट्स में। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट। वाई पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ? बेटा वाटर जो रूफ एरिया है वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल धूप में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो शाम को जब उस पर वाटर स्प्रिंकल करते हैं तो वाटर ठंडा होता है, और हीट कहाँ जाएगी? जो रूफ का टॉप है, रूफ का सरफेस है, उससे वाटर में ट्रांसफर होगी, और वाटर इवेपोरेशन हो जाता है, और फिर क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट होगा, फिर कूलिंग इफेक्ट होगा। ठीक है बेटा, और एसीटोन, पेट्रोल, सैनिटाइजर ये मैंने आपको बता दी। जब भी ऐसे करेंगे तो पॉम, जो हमारे हाथ की हीट है, पाम की हीट है, वो किस में जाएगी? सैनिटाइजर में। सैनिटाइजर वोलेटाइल है, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और गिव्स कूल फीलिंग, क्योंकि हमारे जो हाथ की हीट है वो सारी की सारी सैनिटाइजर में चली गई है या नेल रिमूवर में चली गई है। ठीक बेटा, ऐसे ही अर्थन पोर्स में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं, और उनके थ्रू वाटर इवेपोरेट होता है, और वाटर इवेपोरेट होगा तो इट गिव्स अस कूल फीलिंग। हेंस द
वाटर कीप्स इन कूल, द वाटर कीप्स वेरी कूल इन अर्थन पॉट्स। फिर बेटा हमने टेम्परेचर के बारे में बात की, 0 सेल्सियस 273 केल्विन, इतना याद रखना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री 373 केल्विन, और एब्सोल्यूट जीरो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 0 केल्विन। ठीक है बेटा। फिर बाद में हमने कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन किए, बस एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, केल्विन इक्वल 273 प्लस सी, केल्विन इक्वल 273 प्लस सी, इसी से सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है बेटा। तो आज हमने लेक्चर में इतना ही पढ़ा, इतना ही सीखा, तो आप भी सीखते रहिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। ओके, इट्स वेरी इजी चैप्टर। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, और कल इसका एक लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, फिर कुछ आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है जो बुक्स में है, और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनको हम कवर करेंगे, और कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, जो भी होगा। ठीक है बेटा। सो इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू so much for your presence. Have a nice day.